नमस्कार किसान भाइयों। आज एक नए माध्यम से आप सभी लोगों से रूबरू हो रहे हैं और ये पहली बार एक मौका है जो हम इस माध्यम से आप सब लोगों के साथ में रूबरू हो रहे हैं। तो हम सब लोग इस माध्यम से आप लोगों को मिलेंगे और हम आपस में चर्चाएँ करेंगे क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम एक-दूसरे से वैसे मिल नहीं पा रहे, मुलाकात संभव नहीं हो पा रही थी, तो एक ये माध्यम था जिसके द्वारा हम आपस में जुड़ रहे हैं और हम आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे इस माध्यम से। सो अब हम शुरुआत करते हैं आज की इस गोष्ठी जो कि दलहनी फसलों के बारे में है। आज हम चर्चा करेंगे आपस में दलहनी फसलों के बारे में। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पाएंगे, मेरे ख्याल से आप शायद देख पा रहे होंगे, प्रगति आपकी, प्रकृति हमारी। सो ये हमारा लोगो है कि किसान प्रगति करे, किसान उन्नति करे, तभी देश उन्नति करेगा। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं नीरज चौधरी, क्रॉप कमर्शियल मैनेजर, सोयाबीन और पल्सेस यानी दालें। सो एफएमसी इंडिया में काम कार्यरत हूं और पिछले 20 साल से ज्यादा का मेरा अनुभव है और अलग-अलग क्षेत्रों में और अलग-अलग फसलों पे मैं काम कर चुका हूं। तो आज हम सब रूबरू हैं इस माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे दलहनी फसलों की। सो दलहनी फसलों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी मतलब ये हैक हो रहा है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो अभी हम उम्मीद है आप देख पाएंगे शायद अभी। तो पहली बार है तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इसमें, तो आपसे माफी चाहेंगे। तो हमारी शुरुआत, मीटिंग की शुरुआत, गोष्ठी की शुरुआत हम अपने सेफ्टी से करते हैं। सो सेफ्टी के बारे में अगर अभी बात की जाए तो सेफ्टी में ज्यादातर कोरोना को लेकर के आजकल काफी कुछ चीजें हैं जो निकल करके बाहर आ रही हैं और क्योंकि इसका प्रभावी और स्थायी अभी नियंत्रण नहीं है, तो ज्यादातर लोगों को यही कहा जा रहा है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन फिर भी आप जैसे योद्धा कुछ चाह करके भी जो घर पे नहीं रह रहे हैं और देश के लिए, देशवासियों के लिए आप अपने खेतों में हैं ताकि अनाज पैदा कर सके, दुनिया को खाने के लिए दे सकें। तो लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, अपना ध्यान रखें, आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, आप मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को साबुन से बार-बार धोएं, सीधे हाथों को अपने मुंह पर ना लगाएं। तो बहुत सी चीजें आप ध्यान रखें क्योंकि आपकी सुरक्षा देश की सुरक्षा है। आपकी सुरक्षा सबसे पहले है, सर्वप्रथम। तो मैं जिस कंपनी के माध्यम से आपसे रूबरू हूं वो एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 137 साल की युवा वैश्विक कंपनी, युवा इसलिए कहा गया कि अभी हमारा जोश युवा है, अभी हम यंग है, हमारा जोश अभी अभी हम में है। 28,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार कर रही है, 7,000 कर्मचारी हैं। विश्वव्यापी तौर पे अगर बात की जाए तो 23 अनुसंधान और विकास केंद्र है, 26 उत्पादन और विनिर्माण सुविधाएं हैं और हर तरह के आप देखा जाए जिस तरह से देख पा रहे हैं शायद, कीट नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण, पोर्ट स्वास्थ्य, हर क्षेत्र के अंदर हमारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर 5वें नंबर की सबसे बड़ी कृषि क्षेत्र की 5वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी और हमारे देश की बात करें तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी एफएमसी इंडिया। सो आज का विषय है दालें, दलहनी फसलें। तो इसको अगर हम दो तरीके से देखें, दो अलग-अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे इसको। क्यों मतलब दलहनी फसलों के बारे में आज हम चर्चा करने क्यों जा रहे हैं? अगर दो परिदृश्य हैं इसमें, एक तो राष्ट्रीय और दूसरा व्यक्तिगत। इन दोनों परिप्रेक्ष्य पे बात करेंगे आज हम। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है दलहनी फसलों का और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और साथ-साथ सबसे बड़ा निर्यातक, आयातक भी है। हाँ, ये मानना है कि करीब 24
मिलियन हेक्टेयर यानी 2.4 करोड़ हेक्टेयर में दलहनी फसलें उगाई जाती है हमारे देश के अंदर। काफी बड़ा एरिया है ये। सो दूसरी अगर बात करें, लेकिन इसके बावजूद भी जब इतने बड़े क्षेत्र के अंदर लगाई जा रही है, उसके बावजूद भी जो यहाँ पे मांग और पूर्ति, जितनी मांग है या जितनी जरूरत है, उतनी यहाँ पे पैदावार अभी भी नहीं हो पा रही है। सो इसके लिए जरूरत है आज दलहनी फसलों के बारे में सोचने की। अभी भी 40 लाख टन दालों का हम आयात कर रहे हैं, इसलिए जरूरत है सोचने की अभी हमें दलहनी फसलों के बारे में। और सरकार भी कहती है कि 2022 तक हम जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो अगर इन सबको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान दलहनी फसलों की ओर दें, अब लगाएं। क्योंकि दिक्कत हमारे साथ जो कुछ एक कठिनाइयां हैं जो इस सेगमेंट की या इस दौर की, उनकी अगर मैं बात करूं, तो दलहनी फसलें आमतौर पर असिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है, जो कि देश की अगर बात करें तो 65% क्षेत्र ऐसा है जो असिंचित क्षेत्र है कृषि के लिए। तो उस 65% में ज्यादातर में दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। अगर हम दुगने की बात करना चाह रहे हैं, अगर हम किसान के उत्थान की बात करना चाह रहे हैं, तो ये जरूरी है कि दलहनी फसलों को बढ़ावा दिया जाए, इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। तो इसलिए ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे जरूरी है। और व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं, व्यक्तिगत दालें जो है ये एक प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी स्रोत में से, विटामिन में से, इन सब में से एक तत्व है जो सबसे जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे मजबूती के लिए शरीर की। तो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है ये दालें। और दैनिक आहार में शाकाहारी भोजन की अगर बात की जाए तो उसमें महत्वता इसकी और भी बढ़ जाती है। और अगर दूसरी तरफ अगर आर्थिक रूप से बात की जाए, तो जब खरीफ के अंदर दलहनी फसलें हैं जिस वक्त में, उस वक्त अगर हम दूसरी फसलों के बारे में बात करें, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो मक्का है, चाहे वो ग्वार है, अगर उसके हिसाब से भी देखा जाए, तो आज सरकार ने जिस तरीके से एमएसपी बढ़ाया है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सरकार ने पिछले 5 साल में दुगना कर दिया दलहनी फसलों का। सो उसके हिसाब से जब लागत मूल्य से मुनाफा भी ज्यादा आ रहा है इस वक्त दलहनी फसलों में, तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है हमें दलहनी फसलों के उत्पादकता बढ़ाने में और उनकी तरफ ध्यान देने में। सो इसके लिए मतलब ये है कि नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके, नए नए बीजों का इस्तेमाल करके और उत्पादकता को बढ़ाया जाए। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो एफएमसी परिवार की तरफ से, एफएमसी की तरफ से, जो अगर इसके प्लांट प्रोटेक्शन यानी पौध संरक्षण की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्योंकि इसके अंदर जो है दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान इल्लियों के द्वारा होता है। कीड़े जो आते हैं उनमें इल्लियां ज्यादा रहती है और इल्लियों की वजह से दलहनी फसलों में नुकसान ज्यादा होता है। सो दलहनी फसलों में नुकसान को बचाने के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एफएमसी परिवार की तरफ से एक उत्पाद है कोराजन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कोराजन फसल की शुरुआती अवस्था में क्या फायदा देता है? तो शुरुआती अवस्था की अगर बात की जाए तो जैविक तनाव में भारी कमी आती है, जैविक तनाव को काफी कम करता है, और जिसकी वजह से पौधा मजबूत होता है, शाखाएं ज्यादा निकलती है और हरा भरा पौधा रहता है। और शाखाएं ज्यादा निकलेगी तो ज्यादा फूल आएंगे, फूल ज्यादा है और पौधा मजबूत है तो फूल ज्यादा टिकेंगे, और जब फूल ज्यादा टिकेंगे तो फलियां भी ज्यादा बनेगी, यानी उत्पादकता बढ़ेगी और उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। सो अब अगर मैं इल्लियों की बात करूं, तो कोराजन का काम करने का तरीका ये सुनिश्चित करता है कि वो जो हम आमतौर पर बाजार में उपलब्ध कीटनाशकों के प्रति जो प्रतिरोधकता पैदा हो गई है, उससे बचा जा सकता है। मतलब इसका मतलब क्या कि उन कीटों का भी नियंत्रण पूरी तरह से हो पाता है जो कि जिनमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो चुकी है, जैसे कि स्पेडोप्टोरा यानी तंबाकू वाली इल्ली, हरी हरी इल्ली, तना छेदक
और पत्ता लपेट। तो इस तरह के कीड़ों पे बहुत प्रभावी नियंत्रण मिल पाता है। वो क्यों मिल पाता है प्रभावी नियंत्रण हमें? क्योंकि अब तक जो बाजार में उपलब्ध कीटनाशक हैं, वो ज्यादातर उनका काम करने का जो तरीका है वो तंत्रिका तंत्र पे काम करते हैं कीड़े के। तो ज्यादातर का तरीका उस पे काम करता है, लेकिन कोराजन का कीड़ों पे काम करने का तरीका बिल्कुल उनसे अलग है। ये तंत्रिका तंत्र पे काम नहीं करता, ये मस्कुलर तंत्र यानी मांसपेशियों पे काम करता है। इसके राइनोडोन रिसेप्टर पे काम करता है, जिससे कि कीड़ों को लकवा हो जाता है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि इसका काम करने का तरीका बाकी उपलब्ध दवाइयों से अलग है, इसलिए ये प्रभावी नियंत्रण दे पाता है। अब ये काम कैसे करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है? एक तो ये कि जैसे ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये इल्लियां नुकसान करना बंद कर देती है, यानी इल्लियां 7 मिनट में ही खाना बंद कर देती है। इल्ली का भोजन तुरंत बंद हो जाता है, इल्ली सुस्त पड़ जाती है, मांसपेशियों में लकवा मार जाता है, इल्ली सुकड़ जाती है और 72 घंटे के अंदर इल्ली की मौत हो जाती है, इल्ली मर जाती है। लेकिन नुकसान, जैसा कि आपको पहले बताया, 7 मिनट में ही काम करना शुरू हो जाता है, नुकसान बंद हो जाता है। इसके अलावा क्या फायदे हैं इसके? फूल अच्छे से आते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी। फलियां अच्छी बनती है, दानों का गुणवत्ता अच्छी होती है। रेन फास्टनेस, यानी इसका क्या मतलब कि अगर बारिश 2 से 3 घंटे बाद बारिश भी आती है कोराजन के इस्तेमाल के बाद, तो भी कोराजन काम कर जाती है, क्योंकि इसकी रेन फास्टनेस अच्छी है। इसको 2-3 घंटे अगर किए हुए हो गए, उसके बाद अगर बारिश भी आएगी तो दवाई कोराजन अपना काम करेगी। एक ट्रांसलेमिनर, ये क्या है? ट्रांसलेमिनर जो है, ये पत्तियों के आर पार, यानी जैसे ही आप कोराजन इस्तेमाल करेंगे या आपने स्प्रे किया, पत्ती पे गिरा, तो वो पत्ती के आर पार जाने की क्षमता रखता है। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार अंडे या इल्लियां नीचे होती हैं पत्ती के, तो ये असरकारक रह पाता है। फसल सुरक्षित रहती है, बार बार आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लंबी अवधि का नियंत्रण देता है, तो मन की शांति, मन का सुकून है। और आज की परिस्थितियों में अगर मैं बात करूं, कोविड की परिस्थितियां जैसे अगर बात करें, तो आज की परिस्थितियों में जितना बाहर कम जाया जाए वो अच्छा है, वो ताकि हम किसी के संपर्क में ना आ पाए। तो मन को शांति के साथ साथ ये है कि हमारी सुरक्षा भी जरूरी है। जब ये सब चीजें हैं तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। तो इसके अलावा क्या है? कोराजन एक ग्रीन लेबल केमिस्ट्री है, ग्रीन लेबल उत्पाद है, हरे रंग के निशान वाली दवाई है। यानी इसका क्या समझा जाए कि दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है कोराजन। क्योंकि 2 तरह के कीट होते हैं फसलों में जो पाए जाते हैं। कुछ वो होते हैं जो हमारे किसानों के मित्र कीट कहा जाता है, कुछ जो है जो दुश्मन होते हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। लेकिन कोराजन जो है, अपेक्षाकृत जो बाजार में उपलब्ध दवाइयां हैं उनकी अपेक्षाकृत मित्र कीटों के लिए सुरक्षित है। और बाकी जो अगर बात की जाए तो दुश्मन कीट पे निरंतर प्रभावशाली है। वो क्यों है, वो आपको बताया था कि उसका काम करने का तरीका बाकी दवाइयों से अलग है, इसलिए। अब ये आ जाता है कि इसका उपयोग कब करना चाहिए, सही उपयोग किस वक्त करें। तो कोराजन के उपयोग का सही वक्त है फूल की अवस्था में, क्योंकि ये वो अवस्था होती है जब इल्लियों का हमला सबसे ज्यादा होता है। इल्लियों के हमले की शुरुआत बहुत होती है उस पे, और उस टाइम नुकसान भी ज्यादा करता है। तो अगर हमने शुरुआती अवस्था में यानी फूल की अवस्था में ही कोराजन का इस्तेमाल कर लिया, तो जैसा कि पहले भी बताया है कि इसका नियंत्रण लंबे समय तक रहता है। तो एक बार फूल की अवस्था में अगर हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, तो हमें लंबे समय तक नियंत्रण मिलेगा, तो नुकसान हमारा कम से कम होगा, फूल हमारे नहीं गिरेंगे नुकसान की वजह से, तो हम उत्पादकता ज्यादा ले पाएंगे। यानी सही समय फूल की अवस्था में। अब अगर मैं बात करूं कि इसका उपयोग की मात्रा, कोराजन की अगर उपयोग की बात करेंगे तो इसकी डोज की बात करेंगे, इसकी मात्रा की बात करें हम,
तो अरहर के अंदर 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, चना के अंदर 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और उड़द के अंदर 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और पानी की मात्रा हर एक में 200 ml पानी, 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। दोबारा से बताना चाहूंगा, अरहर में 60 ml, चना में 50 ml और उड़द में 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा अच्छी फसल कैसे ली जाए, इन सब के अलावा अगर कोराजन के बाद अलग बात की जाए तो एक तो स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, बुआई समय पे की जाए और क्षेत्रीय सिफारिश के आधार पर किस्मों का चयन किया जाए, बीजों को उपचार करके लगाया जाए, मिट्टी परीक्षण के बाद सिफारिश के अनुसार उर्वरकों का उपयोग किया जाए, बीज की बुआई सीड ड्रिल के द्वारा की जाए, खरपतवार और कीट का उचित समय पर नियंत्रण और प्रबंधन किया जाए। येलो मोजेक, पीला मोजेक जो पहले काफी आया करता था, हालांकि अब तो वैरायटियां आ गई हैं, नई वैरायटियां जिनमें पीले मोजेक की समस्या कम है, तो वो पीले मोजेक प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें और फसल सुरक्षा के उपयोग के एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाएं। सुरक्षा की अगर बात करें तो इस्तेमाल के समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, उसमें यह है कि खाने की वस्तुओं के साथ में हमें कभी भी कीटनाशक का साथ में नहीं रखना चाहिए, उसको बंद ताले में रखना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और बिल के साथ में उत्पाद को लिया जाए और उत्पाद के साथ में जो पत्र आता है उसको पढ़ करके इस्तेमाल किया जाए। हमेशा ग्लव्स और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए और सिफारिश के अनुसार ही कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छे से पहले घोल लें उसको, लीक नहीं होना चाहिए, कहीं से रिसाव नहीं होना चाहिए और छिड़काव हमेशा हवा की दिशा में करना चाहिए और छिड़काव के टाइम पे नोजल कभी मुंह से साफ नहीं की जाए और धूम्रपान से परहेज रखा जाए और रिसाव वाली टंकी या यंत्र का इस्तेमाल ना करें। इन सब चीजों का सुरक्षा की वजह से ध्यान रखा जाए। पहला मौका था हम सब लोगों का आपस में इस माध्यम से एक दूसरे से मिलने का, मौके मिलेंगे और भी बार बार हम आपस में अब एक दूसरे से रूबरू होते रहेंगे। आज की संगोष्ठी में, आज की इस वेबिनार में आप सबके आने के लिए और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और किसी भी तरह के अगर आपका सवाल है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारी एक ये आप नीचे दी गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ask@fmc.com, या आप कॉल कर सकते हैं 1800-102-6545। इस नंबर पे आप करके और अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि आज हमारा जो ये योद्धा, जो ये वॉरियर, जो आज देश के लिए, इस देशवासियों के लिए, खेत के अंदर अपनी फसलों के लिए, लोगों के अनाज के लिए आज अपना घर छोड़ करके अगर खेत में खड़ा है, तो उससे मेरी विनती है कि वो अपना ध्यान रखे, क्योंकि वो है तो ही देश और देशवासी हैं। और हम नमन करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं एफएमसी परिवार की तरफ से आप उन योद्धाओं को जो देश के लिए खेत के अंदर खड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद, और फिर मुलाकात होती है आपसे। शुक्रिया, नमस्कार।